अगर आप यूरोप में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने के लिए आना चाह रहे हैं तो स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप पे मैंने बेसिकली 3 बार अप्लाई किया। पहली बार अप्लाई किया, रिजेक्शन आई। दूसरी बार अप्लाई किया, फिर भी रिजेक्शन आई। और फिर मैंने एक चीज तब्दील की, सिर्फ एक चीज, और थर्ड टाइम आई वॉज एबल टू वन दिस स्कॉलरशिप। इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हंगरी स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। ऑल्सो इस स्कॉलरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और अगर इस वीडियो में बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप 99% कैंडिडेट से बेहतर परफॉर्म करेंगे और आपके स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलें बेसिक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप है क्या। तो बेसिकली ये एक हंगेरियन स्कॉलरशिप है जिसपे हर साल हजारों स्टूडेंट्स हंगरी में पढ़ने के लिए आते हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भी हर साल 200 प्लस स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के थ्रू अपना बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए आते हैं। यहाँ एक बात वर्थ मेंशनिंग है कि बैचलर्स करने के लिए यूरोप में स्कॉलरशिप्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं एंड आल्सो 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है बैचलर स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इस स्कॉलरशिप पे 12 साल की एजुकेशन के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस स्कॉलरशिप की डेट्स की बात करें तो ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाता है 15 नवंबर से और उसकी डेडलाइन होती है 15 जनवरी। तो ये वीडियो मैं बहुत राइट टाइम पे बना रहा हूँ। अभी आपके पास तकरीबन 2 महीने पड़े हैं और 15 जनवरी 2024 इसकी डेडलाइन होगी। तो आप ये सारी गाइडलाइंस देख के इस स्कॉलरशिप के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए होती है। तो हम इसके ज़रा फायदे देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपकी ट्यूशन फीस में नहीं होती, यूनिवर्सिटी में कोई पैसे आपको नहीं देने पड़ते, आप स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं। और दूसरा फायदा यह है कि आपको लिविंग एक्सपेंसेस के भी पैसे मिल रहे होते हैं पर मंथ। और इसके अलावा तीसरा फायदा यह है कि आपकी अकोमोडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस भी ये स्कॉलरशिप कवर करता है। और चौथा फायदा यह है कि आपको आपकी एयर टिकट भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। पहले आपको खुद पे करने होते हैं और फिर हंगरी जाके आपको ये पैसे रीइंबर्स हो जाते हैं। और पांचवा फायदा यह है कि आपको ये स्टडी वीज़ा जो मिलता है वो शेंजन वीज़ा होता है। इसका मतलब कि आप 27 यूरोप के अदर कंट्रीज़ में फ्री ऑफ वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं एंड आल्सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इसमें शामिल है। फायदों के साथ साथ इस स्कॉलरशिप में एक नुकसान भी है, वो ये कि जब आप इस स्कॉलरशिप को विन कर लेते हैं तो हंगरी जाने से पहले HEC आपसे एक एफिडेविट बनवाता है और आप वहाँ पे साइन करके जाते हैं कि आप जितने साल हंगरी में स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे उतने साल वापस पाकिस्तान आकर मुल्क को सर्व करेंगे। तो हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर आप हंगरी चले जाते हैं स्कॉलरशिप पे और वापस नहीं आते तो फिर क्या होगा। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है। इसके अलावा आप 12 साल की एजुकेशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं, 16 साल की या फिर 18 साल की एजुकेशन के बाद अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या अपने फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज़ कि आपके पास जो आपका रिजल्ट कार्ड है या जो फाइनल डिग्री है वो 1 अगस्त 2024 से पहले आ जानी चाहिए। इसके अलावा अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, आप बगैर वर्क एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और आइल्स की बात करें तो आइल्स भी इसमें मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज में, कुछ में है मैंडेटरी, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज में, मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाता है और आप एप्लीकेशन उसके थ्रू सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि कौन से डिग्री प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल फील्ड्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज और कुछ फील्ड्स और भी अवेलेबल होती हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और आप चेक कर सकते हैं। मगर अब सवाल यह है कि आप अपना स्पेसिफिक कोर्स और यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो आप जाएंगे स्टडी फाइंडर पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और वहां अपना कीवर्ड टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस। सर्च के बटन पे क्लिक करें और आपके सामने कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। आप अपने डिजायर्ड कोर्स पे क्लिक करके मजीद डिटेल्स देख सकते हैं। और दूसरा तरीका जो कि मोर कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली है वो ये कि आप apply.stipendium hungaricum की वेबसाइट पे जाएंगे और फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। वहां अपना डिग्री प्रोग्राम टाइप करें और फाइंड प्रोग्राम का बटन दबा दें। इस तरह आपके सामने कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज लिस्ट हो जाएंगी। किसी भी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें, डिटेल्स देखें और अप्लाई कर दें। बेसिकली इसमें आपको 2 कोर्सेज चूज करने होते हैं जो कि आपकी प्रेफरेंस होती है, मतलब एक में हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरे में हो जाएगा, आपकी प्रेफरेंस होगी। तो जब 2018 में मैंने अप्लाई किया था कंप्यूटर साइंस के लिए तो उस वक्त 3 प्रेफरेंसेज हुआ करती थी और ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है मेरी ये प्रेफरेंसेज थी यूनिवर्सिटीज में इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। तो इसी तरह आप भी 2 कोर्सेज अपने चूज करेंगे और वो आपकी प्रेफर्ड चॉइसेस होंगी, नंबर 1 पे और नंबर 2 पे। अच्छा, इसमें आपको जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करना, बल्कि एक ही पोर्टल से आपका अप्लाई होता है। आपने वहीं प्रेफरेंस देनी होती है। तो आपको प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करने की या यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ बैचलर्स एंड मास्टर्स। अच्छा, पीएचडी के केस में चूंकि आपको रिसर्च प्लान भी चाहिए होता है तो इसलिए आपने पहले प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ पर अपना रिसर्च प्लान फाइनल करना है और फिर आप अप्लाई करेंगे।
अच्छा, इसमें ओवरऑल बात करें मोटिवेशनल लेटर लिखने की, तो मोटिवेशनल लेटर भी आपने सिंगल लिखना है, तो मेक श्योर कि जो आप सब्जेक्ट चूज़ करें, 2 प्रेफरेंसेस चूज़ करें, वो सिमिलर फील्ड की हो, ताकि आप मोटिवेशनल लेटर में उसको कवर भी कर सकें। चलें अब ये देख लेते हैं कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट या CNIC चाहिए होता है। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं वो चाहिए होते हैं, जिस तरह आपकी मार्कशीट हो गई या आपकी डिग्री वगैरह हो गई। लेकिन अगर इस स्टेज पर आपके पास नहीं है तो इट्स फाइन। और इसके अलावा आपको एक पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, करैक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होता है कि आप सारा कुछ पाक हैं, कोई जुर्म वगैरह नहीं किया। और इसके अलावा एक और चीज़, हेल्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जिसकी टेम्पलेट आपको HEC की वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपने डॉक्टर से साइन करा के अपलोड कराना होता है कि आपको एड्स वगैरह या इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। इसके अलावा एक मोटिवेशनल लेटर चाहिए होता है, जिसमें आपने बताना होता है कि आप क्यों इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको 2 सैम्पल्स भी मिल जाएंगे मोटिवेशनल लेटर के, एंड आल्सो रियल टाइम में उसको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको IELTS या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड आल्सो हमें ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके अप्लाई भी करना होता है, टेम्पस फाउंडेशन की वेबसाइट पे और HEC की वेबसाइट पे, जिसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। और अगर PhD की बात करें तो इसमें आपको रिसर्च प्लान भी चाहिए होता है यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर की तरफ से। अच्छा, इसमें अगर ओवरऑल बात करें तो पासपोर्ट आपके पास अगर नहीं है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट नहीं है, तो स्टिल फाइन, आप इनके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जगह आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जो कि होता है डिक्लेरेशन ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। तो वो मैं टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप लिख देते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी मिसिंग है, ये आप 1 अगस्त 2024 से पहले उनको दे देंगे, तो इट इज़ फाइन। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है वो आपके प्रीवियस मार्क्स पे डिपेंड करती है या आपके CGPA पे डिपेंड करती है। नंबर 2 जो है वो आपका ML जो मोटिवेशनल लेटर है वो, और इंटरव्यू बाय यूनिवर्सिटी, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और तीसरा चीज़ जो है वो आपके फेडरल कोटा पे डिपेंड करता है, मतलब HEC ने मुख्तलिफ कोटाज बनाए हुए हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए पाकिस्तान में, ताकि सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, पसमानदा इलाकों को भी और दूसरों को भी। तो इसी तरह हर एरिए का या हर सूबे का जो है वो अलग अलग कोटा है, तो इस चीज़ पे भी आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है। और फोर्थ ये चीज़ कि आपका एक टेस्ट होता है HEC की तरफ से, और ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपके जितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो फिर ओवरऑल आपका एक एग्रीगेट बनता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये वाली 4 चीज़ें हैं जिन पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करता है। चलें, अब आपको ये पता चल गया कि एक टेस्ट होता है और उसकी अहमियत भी होती है। अब ये देख लेते हैं कि वो टेस्ट एक्चुअली होता क्या है और वो हम कब दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें टेस्ट जो होता है वो होता है USAT या फिर HAT। तो USAT जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है, और इसमें फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह E इंजीनियरिंग के लिए है, M जो है वो मेडिकल के लिए है, और इसी तरह जो HAT है वो मास्टर्स या PhD वालों के लिए होता है, और इसमें भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह 1, 2, 3 या फिर जनरल। तो इसके अंदर आप जो है आपने अपनी करेक्ट जो है वो कैटेगरी चूज़ करनी है टेस्ट की, और फिर HEC की वेबसाइट पे हम इसको आगे रजिस्टर करेंगे टेस्ट देने के लिए। और इस टेस्ट को रजिस्टर करने की जो डेडलाइन है वो भी 15 जनवरी ही होती है। और ये जो टेस्ट है ये पाकिस्तान में कई बार होता है, लाइक 4 बार होता है टोटल, और आप किसी भी इनटेक में इसको ले सकते थे। लेकिन प्रीवियसली अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट नहीं दिया तो स्टिल इट्स फाइन। इसकी जो है वो दोबारा डेट अनाउंस होगी जनवरी के आखिर में। तो जनवरी के आखिर में ये तकरीबन टेस्ट होता है, जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए मेरिट बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो आप देख लेते हैं कि इस टेस्ट को हम प्रिपेयर कैसे करें। और इसको प्रिपेयर करने से पहले आपके जहन में सवाल आएगा कि हम इसमें मार्क्स कितने लेने चाहिए। तो इसमें ये होता है कि आपके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, और इसमें मिनिमम आपके 50 मार्क्स आने चाहिए। अगर 50 से कम होंगे तो आप इवन स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। लेकिन 50 इज़ नॉट ए विनिंग मार्क। स्कॉलरशिप विन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। और अगर आपके इस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपके जो पीछे कम स्कोर्स थे या कम CGPA थे वो वाले गुनाह भी आपके धुल जाएंगे। चलें, प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, अगर आप HAT 1 के केस में देखें तो 30% वर्बल रीजनिंग होगी, 30% एनालिटिकल रीजनिंग होगी और 40% क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी। इसी तरह अगर आप USAT E कैटेगरी को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वर्बल से कितने MCQs होंगे, क्वांटिटेटिव से कितने MCQs होंगे और किस किस सब्जेक्ट से कितने MCQs आएंगे। चलें, अब तक हमें टेस्ट कैटेगरी भी पता चल गई और सिलेबस भी पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप
स्टेप ये है कि इस सिलेबस का कंटेंट कैसे फाइंड करें और प्रिपेयर कैसे करें। तो इसमें बेसिकली दो तरीके हैं, एक इजी वे और एक हार्ड वे। तो पहले हार्ड वे की बात करते हैं। हार्ड वे के अंदर यह कि आपको सिलेबस चूँकि ऑलरेडी पता है, तो इसमें आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, अपना सेम टॉपिक लिखेंगे और उससे रिलेटेड आपको काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी उस कंटेंट से रिलेटेड। तो आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर यूँ आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी वजह से आता है ईजी वे। ईजी वे जो कि मैंने भी इख्तियार किया और मैंने इस टेस्ट की ईजी वे के ज़रिए तैयारी की और फिर स्कॉलरशिप विन करने में कामयाब हुआ। तो इजी वे के अंदर देखें तो मैंने एक बुक से तैयारी की थी जिसमें ये सारा कंटेंट, सारा सिलेबस एक सिंगल बुक के अंदर सोल्यूशन के साथ मौजूद था। तो आप भी अपने लिए बुक ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको बता देता हूं, आपने गूगल पे जाना है और लिखना है doga.com.pk। सर्च के बटन पे क्लिक करें और अपनी स्पेसिफिक टेस्ट कैटेगरी टाइप करें, फॉर एग्जांपल US8E। तो आपको एक सिंगल कंबाइंड बुक मिल जाएगी जहां आपके टेस्ट का सारा कंटेंट एक सिंगल जगह पर होगा सोल्यूशन के साथ। इसके अलावा अगर आप इनका पैकेज बाय करते हैं तो आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स भी मिलता है जहां आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना टेस्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने भी इनका ऑनलाइन कोर्स देखा है और काफी अच्छा है, जहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस सेव हो रही होती है और इनकरेक्ट आंसर की सूरत में आप लर्न कंसेप्ट भी कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल ऑप्शन है। इनकी प्राइसेस ऑलरेडी काफी अफोर्डेबल हैं, लेकिन अगर आप 15% डिस्काउंट के साथ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड उमेर15 यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट इस डिस्काउंट को हासिल कर सकते हैं। आपने चेकआउट पेज पे जाना है और कूपन कोड की जगह उमेर15 टाइप कर दें तो आप 15% डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। खैर, आप हार्ड वे इख्तियार करें या इजी वे, कहने का ये मतलब है कि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आल्सो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। मैंने ये टेस्ट 3 बार दिया हुआ है और 2 बार फेल होने के बाद जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो ये कि इस टेस्ट में टाइम बहुत कम होता है। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सिर्फ 120 मिनट्स में। थर्ड बार जो मैंने स्कॉलरशिप विन किया तो उसके पीछे एक सीक्रेट रीजन ये थी कि मैंने टेस्ट की तैयारी अच्छी की थी एंड आल्सो टेस्ट की तैयारी के दौरान मैंने सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दी थी और घड़ी पे टाइमर लगा के बैठता था ताकि मैं रिस्ट्रिक्टेड टाइम के दौरान अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो इससे मैंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था और मेरे को 76 मार्क्स आए थे, जिससे HEC ने मुझे नॉमिनेट किया था स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप में खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आपको HEC का जो टेस्ट देना होता है उसके 1500 जो है वो लाजमी होते हैं, वो आपको देने होते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक ऑर्डर करते हैं जो मैंने बताई हुई है तो थोड़े से पैसे यहाँ लग जाते हैं। तो ये सारा पैसे अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप खुशकिस्मत होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं टेस्ट के अंदर तो फिर आपको एडिशनल थोड़ा सा खर्चा होता है, जिस तरह आपने अटेस्टेशन करवानी होती है अपने डॉक्यूमेंट्स की नेक्स्ट स्टेज पे, तो फ्यू थाउजेंड वहाँ पे लग सकते हैं। और इसके अलावा आपके टिकट और शॉपिंग के पैसे लगेंगे, लेकिन टिकट के वापस हो जाते हैं और शॉपिंग वगैरह के पैसे जो हैं वो आपके खर्च होंगे। तो यही ओवरऑल टोटल खर्चा है जो कि बहुत कम है। अच्छा, इस चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जर्मनी आने में भी इंटरेस्टेड होंगे और अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि वो जर्मनी जाएं या फिर हंगरी जाएं। तो आंसर इज जर्मनी। इसकी बेसिकली 2 रीजन हैं। नंबर 1 ये कि जर्मनी जो है वो काफ़ी खुशहाल मुल्क है और ओवरऑल जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और नंबर 2 रीज़न ये है कि अगर आप जर्मनी को अफोर्ड कर सकते हैं और जर्मनी आ जाते हैं तो हंगरी स्कॉलरशिप की सीट किसी डिजर्विंग स्टूडेंट के पास चली जाएगी और वो भी अपनी आला तालीम यूरोप में हासिल कर सकेंगे। जर्मनी में भी फ्री एजुकेशन होती है और आपको कोई ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती। तो आप जर्मनी की अगर प्लानिंग करें या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने स्कॉलरशिप पे मल्टी बार अप्लाई किया और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब HEC की तरफ से मेरिट या ट्रांसपेरेंसी का भी कोई इशू नहीं रहा। तो आप भी अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप ये स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। और विन करने के बाद HEC के साथ आपने जो बॉन्ड साइन करना होता है कि आप वापस आएंगे। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो यस, दैट इज़ ट्रू। आपने एक बॉन्ड जो है वो साइन करना होता है जिसमें आप लिखते हैं कि आप वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आएंगे और सर्व करेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे मुल्क में जॉब्स तो है नहीं, तो HEC उनको जॉब्स कहाँ से देगी। तो इसलिए जो स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं वो यूजुअली वहीं पे आगे जॉब करते हैं या फिर स्टडी करते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप देखना चाहें कि पास्ट स्कॉलरशिप जो होल्डर्स हैं उन्होंने स्कॉलरशिप लेने के बाद क्या किया है तो आप HEC के यूट्यूब पेज पे जा सकते हैं और वहाँ जाके देख सकते हैं कि जिन्होंने स्कॉलरशिप अवेल किया, वहाँ पे पढ़ा, तो अब वो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। तो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई PhD कर रहा है और कोई यूरोप में ही जॉब्स कर रहा है। तो ओवरऑल इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो हम सबके जहन में होता है कि इसमें आपके मार्क्स कितने होने चाहिए या CGPA कितना होना चाहिए और टेस्ट में मार्क्स कितने आने चाहिए। तो ये आपको कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मेरिट इस साल में क्या बनेगा। मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं तो मेरिट ऊपर हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपका CGPA या मार्क्स कम हो और टफ टेस्ट के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें तो आपके चांसेस बन जाते हैं। और इसी तरह अगर आपका हाई CGPA हो तो फिर भी आप अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें तो ओवरऑल एक एग्रीगेट बनता है और फिर आपका मेरिट बनता है और फिर आपकी नॉमिनेशन होती है। अब काफ़ी कुछ पता चल गया तो ये देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई होगा 3 सिंपल स्टेप्स में। नंबर 1 स्टेप यह है कि आप टेम्पस फाउंडेशन की वेबसाइट apply.stipendium-hungaricum पे जाएंगे और वहां साइन अप करने के बाद फाइंड प्रोग्राम करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें।
अब आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो सारे आपने अच्छे से फिल करने हैं। आखिर में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। और फिर आता है स्टेप 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंडिंग पार्टनर की तरफ से। HEC एक सेंडिंग पार्टनर है, तो अब हमने HEC की वेबसाइट पे जाना है। तो इस स्टेप में आपने scholarships.hec.gov.com पे आना है, साइन अप करना है और फिर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपने हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ये सारे टैब्स में अपनी रिलेटेड डिटेल्स पुट करनी है और फिर एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। मगर काम अभी खत्म नहीं हुआ, स्टेप 3 बाकी है जिसमें हमने HEC टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है और वो एक दूसरी वेबसाइट पे होगा। आपने etc.hec पे आना है, आपका न्यू अकाउंट होगा तो आपने पहले साइन अप करना है और फिर साइन इन करना है। अभी आप यहाँ पे देखें तो ना USAID का ऑप्शन आ रहा है और ना हैट का, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उम्मीद है यहाँ तक ऑप्शन आ चुका होगा। तो इस तरह आप अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे फ्यू फर्दर स्टेप्स होंगे, वहाँ पे आपको फी चालान मिल जाएगा, वहाँ पे आपने फी पे करनी है बैंक में और फिर वहाँ पे आपने रसीद वहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो इस तरह आप HEC के टेस्ट के लिए भी रजिस्टर हो गए। तो इस तरह आप सारे स्टेप्स जब कंप्लीट कर लेंगे, अप्लाई हो जाएगा, तो उसके बाद HEC जो है वो जनवरी के आखिर में एक टेस्ट मुनक्किद कराएगी जिसकी अभी डेट नहीं पता, लेकिन बाद में ये डेट पता चल जाएगी, अनाउंस हो जाएगी। तो उसके बाद जो जैसे ही आप टेस्ट देते हैं तो उसके बाद फिर आपका मेरिट बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। मेरिट बनाने के प्रोसेस में काफ़ी स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या होगी। अगर आप सक्सीड होते हैं हर स्टेप में तो सितंबर के आखिर में आप हंगरी पहुंच जाएंगे और अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मुझे ये स्कॉलरशिप ऑफर तो हुई थी मगर मैं इस स्कॉलरशिप पे हंगरी नहीं गया था। क्यों नहीं गया था इसकी भी एक वजह है जो मैंने आपको यहाँ नहीं बताई और शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको वो वजह भी पता चल जाएगी। तो इस वीडियो में मिलते हैं।